आज हम पढ़ेंगे मीजो आइसोमर्स के बारे में। कल हमने देख लिया था कुछ पॉइंट से, वो लिख लो। क्या क्या कंडीशंस होती है मीजो आइसोमर्स के लिए, किस किस कंडीशन में फेवरेबल होता है और किस कंडीशन में नहीं होता है मीजो आइसोमर। एन आइसोमर क्या होता है पहले तो ये बताओ। मिरर इमेज। एन आइसोमर मिरर इमेज। बेटा मिरर इमेज अगर देखने से पता नहीं चलेगा तो, जैसे लास्ट एग्जांपल कराया था, देखने में लग रहा था कि वो RS मिरर अपोजिट इमेज, होगा फिर। लेकिन हम हमेशा RS अपोजिट। कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे कि एनेंटियोमर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से? अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट आता है, चाहे एक कायरल सेंटर हो, दो हो, पांच हो, 10 हो, कितने भी कायरल सेंटर हो, हर कायरल सेंटर का गिवन कंपाउंड से कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो वो आपस में एनेंटियोमर होते हैं। डायस्टीरियोमर के लिए क्या कंडीशन थी बेटा? फर्स्ट कायरल कार्बन का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी सबका अलग होगा। बिल्कुल, एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम एंड अदर पे अपोजिट, दैट्स कॉल्ड डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर के लिए और दूसरी कंडीशन क्या थी? कम से कम दो कायरल सेंटर तो डायस्टीरियोमर में होने ही चाहिए। एन इंचोमर एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, या दो से ज्यादा में भी हो सकता है, लेकिन डायस्टीरियोमर एक में नहीं हो सकता। उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक पे सेम होना चाहिए और अदर पे अपोजिट होना चाहिए। तो एक से ज्यादा होंगे तभी तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर एक ही होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे ये कंडीशन? ठीक है। अब मीजो के लिए भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक कायरल सेंटर में कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक ही कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर क्या होता है? जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो एक में अगर चारों जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट है तो क्या इसमें सिमेट्री के चांसेस है? बिल्कुल ही नहीं है, 0% सिमेट्री के चांसेस है। लेकिन वहीं अगर आपके दो अलग अलग हो, जैसे आप ये एग्जांपल ले लो, OH H OH H और C डबल, कायरल सेंटर तो है दो, लेकिन दो कायरल सेंटर के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। दैट्स कॉल्ड मीजो आइसोमर। तो मीजो आइसोमर हेडिंग डालो, मीजो आइसोमर या मीजो कंपाउंड, और लिखो उसमें सर इसका क्या चीज? इसका मतलब इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर होना चाहिए किसमें? मिजो कंपाउंड में सर, मीजो कंपाउंड में ऐसा कुछ तभी नहीं तो है, फोल्ड होगा ऑड सर। नंबर भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। सर लेकिन ऑड नंबर में कैसे पॉसिबल है? बेटा वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री लग सकती है, मतलब जो बीच का होगा वहां से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल ग्रुप होंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस। लिखो मीजो आइसोमर में, द ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर विच हैव, द ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर विच हैव the optical stereoisomer which have more than one asymmetric carbon atom, the optical stereoisomer which have more than one asymmetric carbon atom but have a plane of symmetry, are called meso compound, मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है बेटा? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को ही असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एक से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, बस यही दो कंडीशन है मीजो कंपाउंड। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो कैसा होगा? मीजो आइसोमर होगा। और मीजो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा।
आ रही बात समझ में? तो मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड अकायरल होगा या कायरल होगा? कायरल से कंपाउंड, कायरल कार्बन नहीं, कायरल कंपाउंड होगा या अकायरल कंपाउंड होगा? अकायरल होगा। कंप्लीट जो कंपाउंड है वो अकायरल है। कायरल कार्बन प्रेजेंट है, अकायरल का मीनिंग क्या है? असिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। कायरल का मतलब है असिमेट्रिक और अकायरल का मतलब क्या है? सिमेट्रिक। तो कंप्लीट जो कंपाउंड है वो अकायरल कंपाउंड होगा। तो लिखो दे आर अकायरल कंपाउंड, दे आर अकायरल कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो अकायरल है। एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। और कंपाउंड अकायरल है या इनएक्टिव है या असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक है, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा 0 का मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो जो लाइट आ रही थी, जो शुरू में अपन ने एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना पढ़ा था, उस लाइट को क्या रोटेट करेंगे ऐसे कंपाउंड? नहीं करेंगे। नो बोलो समझ में आया पॉइंट टू पॉइंट? यस सर कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर पक्का? कंफर्मेशन निकालने में किसी एकदम मतलब आइसोमेरिज्म जैसी नाम की कोई चीज है नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे कंपाउंड भी कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जिनमें कोई दिमाग ही नहीं लगा। जैसे कि इथाइल, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैसे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा? कुछ आ रहा है दिमाग में कि इससे दो कार्बन दिए हुए हैं, इथेन दिया हुआ है, इथेन से कैसे अलग अलग आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ भी आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा है नहीं आ रहा ना? कि सोच भी नहीं सकते कि यार इथेन तो इतना छोटा सा है जिसमें दो ही कार्बन है, जिसमें क्या इधर उधर करेंगे, कैसे घुमाएंगे, क्या करेंगे कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना दे। अब देखो यही कंफर्मेशन आ बेटा। इथेन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, और इस कार्बन पे भी 3। इसको दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ड्रॉ किया जाता है। एक होता है आपका न्यूमेन, न्यूमेन, और दूसरा होता है साफोस। न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, ये कार्बन है आपका फ्रंट कार्बन। मैंने इसको 3D में एज्यूम किया है। इथेन है, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, ये इथेन। इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इज दैट क्लियर? 3D में पकड़ रखा है मैंने। यस बोलो। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या पीछे वाला कार्बन दिखेगा आपको? सोच के देखो, ये नो सर कार्बन, इसके पीछे भी कार्बन, और उस पे भी 3 हाइड्रोजन। डॉट जो है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्किल जो है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रंट कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन और बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन। ये मैंने ये वाली कंडीशन रखी है जब सामने वाला पीछे वाले को कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है। अब सोचो मैं पीछे वाले या सामने वाले को 60 डिग्री पे रोटेट करूं तो अब सब कुछ दिखेगा। ये टोटल यस ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 120, क्योंकि सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 का 1/3 पार्ट है ये, यस सर तो ये हो गया 120। अगर मैं आगे वाले या पीछे वाले को घुमा के इसके बिल्कुल बीच में लेके आ जाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फ्रंट वाले, मैंने बैक वाले को घुमाया, फ्रंट वाले को वैसा का वैसा रख दिया, और जो बैक वाला था कार्बन उसको मैंने घुमा के एकदम बीच में लिया है।
कुछ ऐसा दिखेगा वो? यस सर। यस अरे सर। किसी को नहीं आ रहा हो तो समझ लेना बहुत बहुत इजी है ये जब फ्रंट वाला बैक वाले को कंप्लीट ओवरलैप कर रहा था, ये कंडीशन जब हमने इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ये आपका फ्रंट बैक, मैंने बैक वाले को 60 डिग्री पे, तो अब हमें सब कुछ दिख रहा है, फ्रंट का और बैक के जितने भी ग्रुप लगे हुए वो सारे दिख। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है देखने में? यस सर। यस सर। बिल्कुल अलग अलग है। और कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। आइसोमर तो हो गया ना, इसी को कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन किया जाता है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं रोटेशन करने पे, तो वो आपस में कन्फर्मर होते हैं, और इस मैकेनिज्म को कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। इज दैट क्लियर? यस। हेडिंग डालो Yes, कंफर्मेशनल, sir. हेडिंग डालो बेटा कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म और लिखो उसमें द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, the different arrangement of atom the different arrangement of atom in space that the different arrangement of atom in space बोले तो 3D में different arrangement of atom in space that result from the rotation around the different arrangement of atom in space that result from the rotation around carbon single bond carbon C sigma C bond axis that result from the rotation around carbon carbon bond axis are called conformer. C sigma C bond axis C sigma C bond axis are called conformer, and this phenomena is called conformational isomerism, and this phenomena is called conformational isomerism. समझ में आया? Yes, sir. चलो अब देखो बेटा कंडीशन क्या क्या है और इसके लिए फेवरेबल पॉइंट क्या है। एक तो फ्री रोटेशन होना चाहिए, तभी रोटेट कर सकते हैं। क्या डबल बॉन्ड में ऐसा पॉसिबल होता? नो सर। No, नहीं sir. होता। तो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन लिखो फ्री रोटेशन, कंडीशन लिखो इसके लिए कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए फ्री कंडीशन और फ्री रोटेशन। और इसमें लिखो अ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड अंडरगोज फ्री रोटेशन एट रूम टेम्परेचर। फ्री रोटेशन कंडीशन लिखो और उसमें लिखो अ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड undergoes free rotation at room temperature. कंडीशन क्या बेटा? कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए जो कि फ्री रोटेशन के लिए फेवरेबल है, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट अरेंजमेंट दे सकता है एक सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों? अगर पाई बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस कंडीशन में फ्री रोटेशन नहीं होगा। क्लियर है सबको?
पहली Yes, कंडीशन। sir. Yes, sir. चलो, सेकेंड चीज है रोटेशनल एनर्जी या कन्फर्मेशनल एनर्जी। अब बेटा इनको रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी तो लग रही होगी, कोई Yes, sir. एनर्जी काम तो कर रही होगी इनके रोटेशन के लिए। Yes, sir. उसी एनर्जी को कन्फर्मेशनल एनर्जी कहते हैं। हाँ, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है इनके रोटेशन के लिए और क्यों हो रहा है समझो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास पास में, सोचो, Yes, sir. और पास Yes, पास sir. में तो एक दूसरे को क्या करेंगे, Repel. Repel. रिपल्स करेंगे, और रिपल्स करने की वजह से ये दूर दूर चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो दिस Yes, sir. एनर्जी कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी या कन्फर्मेशनल एनर्जी। तो सेकंड की कंडीशन लिखो, कन्फर्मेशनल एनर्जी। लिखो, द रोटेशनल एनर्जी बैरियर, the rotational energy barrier is known as conformational energy. The rotational energy barrier is known as conformational energy. It is responsible for the rotation around C sigma C bond axis. The rotational energy barrier is known as conformational energy. It is responsible for rotation around C sigma C bond axis. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो बेटा, थर्ड जो इसके लिए कंडीशन है वो है एंगल ऑफ रोटेशन। इसको डाइहेड्रल एंगल भी कहते हैं, या फिर इसको एंगल ऑफ रोटेशन या टॉर्शन एंगल भी कहते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन या डाइहेड्रल एंगल, DIHEDRAL, डाइहेड्रल एंगल, DHA। लिखो एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब जिस एंगल पे रोटेट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, 60 डिग्री। कितने Yes, sir. कितने एंगल पे रोटेट किया तो डिफरेंट कन्फर्म मिला, 60 डिग्री। लिखो, द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन द ग्रुप अटैच्ड टू, द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन द ग्रुप अटैच्ड एट the interfacial angle between the group attached at 2 sigma bonded carbon the interfacial angle between the group attached at 2 sigma bonded carbon is defined as DHA, dihedral angle. DHA, dihedral angle. डाइहेड्रल एंगल, DHA शॉर्ट में। तो ये तीन चीजें हैं इसमें जो कंफर्मेशनल आइसोमर के लिए जरूरी। फ्री रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन एनर्जी होगी, और एक DHA, डाइहेड्रल। अब देखो अगले इसके प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, एक तो मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और एक होता है साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझो दोनों, ध्यान से समझना। साहॉर्स, साहॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा है, घोड़े की तरह दिखने। आया समझ में? मैं अगर साइड से देखूंगा तो ऐसा ही दिखेगा कुछ, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अगर मैं
जो आप जिस बॉन्ड के थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंफर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैं उसको साइड से देखूंगा, जैसे इथेन की बात करें अपन, आ रही बात समझ में? तो इथेन साइड से देखने पे ऐसा ही तो दिखेगा, यस तीन बॉन्ड निकले। बोलो। तो इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को कहते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये किस कंडीशन में है बताओ? जब ओवरलैप कर रहा है या जब ओवरलैप नहीं कर रहा है? तो ओवरलैप कर रहा है। वेरी गुड। फ्रंट वाला ये इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है उस कंडीशन में। अगर मैं फ्रंट या बैक में से किसी एक को 60 डिग्री पे रोटेट कर दूं, मैं कर रहा हूं बैक को, तो घोड़े की टांगे ऊपर हो जाएगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर बेटा कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। लिख लो, ये ड्रॉ करो साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और अगर कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। STAGG, नहीं उल्टा हो गया। इसको कहते हैं एक्लिप्स, इस वाले को कहते हैं स्टेगर्ड। उल्टा लिखो। स्टेगर्ड कहते हैं बेटा अगर कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रहा हो। एक्लिप्स, एक्लिप्स समझते हो? ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में सुना है? यस Yes, sir. इंग्लिश में क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को? एक्लिप्स कहते हैं। फुली एक्लिप्स, पार्शियली sir. एक्लिप्स, Yep. पूर्ण चंद्र ग्रहण, अर्ध चंद्र ग्रहण। सुना होगा ना सबने इसके बारे में? Yes, sir. यस तो अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ग्रहण में भी तो यही होता है, सूरज के आगे चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? Yes, सूरज sir. आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ होता है। उनको एक्लिप्स कहते हैं ना। सेम वैसे ही, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को कहेंगे एक्लिप्स और इसको कहेंगे स्टेगर्ड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स ECLIPSED, एक्लिप्स। और स्टेगर्ड की स्पेलिंग लिख लेना बेटा, STAGGERED। STAGG और एक्लिप्स ECLIPSED, एक्लिप्स। क्लियर? सेम वैसे ही होता है न्यूमेन, NEWMANN, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये तो हम साइड से देख रहे थे तब ऐसे व्यू दिख रहे थे। अब वही चीज अगर हम फ्रंट से देखें तो एक तो ऐसा व्यू दिखेगा जिसमें कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है, और अगर रोटेशन कर दें 60 डिग्री पे तो कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। बोलो। ये था आपका साहॉर्स, और सेकंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख लेना न्यूमेन। Yes, sir. इस फॉर्म, अब इसमें इस फॉर्म को क्या कहेंगे, इक्लिप्स या स्टेगर्ड? Eclipse. Eclipse. वेरी गुड। और ये कौन सी हो जाएगी? स्टेगर्ड। Staggered. सेम कंसेप्ट, तो दोनों लिख लो, वो वाली इक्लिप्स है, ये स्टेगर्ड है। सोनू समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलो, और लिख लेना फ्रंट रिप्रेजेंट, डॉट रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन, और सर्किल रिप्रेजेंट बैक कार्बन। सर्किल रिप्रेजेंट बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेगर्ड में? जो आपका डॉट है, और जो सर्किल है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट। अब इसके क्वेश्चन करते हैं।
बड़े मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। रफ कर दूं ये सारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, प्रोपेन C3H8 प्रोपेन कैसे बनेगा बेटा प्रोपेन का स्ट्रक्चर? प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3CH2CH3, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या प्रोपेन का? No, sir. बोलो, No, sir. सही है सर। पक्का नहीं है? नहीं sir. प्रोपेन का Yes, इसके अलावा sir. कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना? कैसे आइसोमर ड्रॉ करेंगे इसके कंफर्मेशन? हमेशा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होता है, तो यहाँ पे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, कौन से के अलोंग ड्रॉ करेंगे? बेटा कोई से के अलोंग ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉ करके देख लो। अगर हम इसके अलोंग ड्रॉ करते हैं तो इसको सीधा कर दो, फ्रंट कार्बन पे क्या लगा रहेगा? 3 हाइड्रोजन। बैक कार्बन पे Yes. क्या लगा रहेगा? 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ऐसा ही तो Yes, बनेगा। अगर मैं इस बॉन्ड के अलोंग करूं, इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, इसको पकड़ के सीधा कर दूं, तो फ्रंट कार्बन पे लगा रहेगा 3 हाइड्रोजन 3 और बैक हाइड्रोजन, कार्बन पे लगा रहेगा 2 हाइड्रोजन 1 1। मिथाइल। अगर मैं इस बॉन्ड के अलोंग करूं तो फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल हो जाएगा और बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। दोनों एक ही तो कंडीशन है, क्योंकि रोटेट किसी को भी कर सकते हैं, फ्रंट को या बैक को। तो मैं C1 और C2 के अलोंग आपका कंफर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ कर रहा हूं, समझ? ठीक है, न्यूमेन से हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम न्यूमेन पे ही करेंगे। फ्रंट कार्बन पे बेटा क्या लगा हुआ है? C1 फ्रंट कार्बन, ये भी हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन, CH3 है, 3 हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन C1। और बैक कार्बन कौन हो गया? सेकंड वाला। इस पे क्या लगा हुआ बेटा? 1 मिथाइल ग्रुप 2 और हाइड्रोजन। 1 मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. रोटेशन करो 60 डिग्री पे बैक कार्बन को, क्या बनेगा? फ्रंट वाले को तो वैसा का वैसा रहने दो, अगर बैक वाले को मैं 60 पे रोटेट करूं तो CH3H बनेगा कुछ ऐसा। सर यहाँ पे Yes, CH3 sir. को दूसरी जगह भी ले सकते थे ना? दूसरी जगह हाइड्रोजन कैसे? दूसरी जगह कैसे बेटा? कहां पे लेना है? यहाँ पे? दूसरे हाइड्रोजन के पास। यस सर। हाँ, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो। फिर अगर मैं इसको और रोटेट करूं तो क्या बनेगा? अगेन मैं इसको 120 पे रोटेट करूं फर्स्ट के कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में 1 डिग्री 120 पे रोटेट करूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। CH3 यहां था, वो इसके पास आ जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। तो इस अच्छा। स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? फर्स्ट और नहीं थर्ड है में सर। सोच के देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। No, sir. अगेन मैं इसको 180 पे रोटेट करूं, सेकंड और फोर्थ में कोई डिफरेंस है क्या? बोलो। नहीं है सर। नो No, सर। sir. कोई डिफरेंस नहीं है सेकंड और फोर्थ में भी। जैसा फोर्थ था वैसा ही सेकंड है, जैसा फर्स्ट था वैसा ही थर्ड है। अब एक बार सोच के देखो, एनर्जी किस में ज्यादा होगी, एक्लिप्स में या स्टेगर्ड में?
इक्लिप्स में। एक्लिप्स में सर। क्यों? क्योंकि पास पास है। यस सर। Yes, sir. तो आप क्या इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? एंगल DHA, डाइहेड्रल एंगल DHA एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जब एंगल 0 था, ये आपका 0 एंगल पे लो, तब एनर्जी हाई थी, यस और सर। जैसे ही ये आपका पहुंचा 60 डिग्री पे, एनर्जी हो गई लो। Low. फिर से जब 60 से 120 पे पहुंचा तो एनर्जी एग्जैक्ट 0 वाले के बराबर होगी। क्यों Yes, होगी? sir. क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है। बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी 0 डिग्री पे थी, उतनी ही होगी आपकी 120, और जितनी 60 डिग्री पे एनर्जी थी, उतनी ही एनर्जी 180। ग्राफ समझ में आया? एनर्जी और DHA Yes, के sir. बीच में। Yes, sir. एक्लिप्स में एनर्जी क्यों ज्यादा थी? क्योंकि ग्रुप पास पास थे, एनर्जी ज्यादा थी। ग्रुप दूर दूर हो गए, एनर्जी कम होगी। अब मुझे बताओ, ये आपका, चलो एक और चीज बताओ, ये एक्लिप्स में भी फुली एक्लिप्स है या पार्शियली एक्लिप्स है? Fully eclipsed है। सोच के देखो, क्या कंप्लीट फ्रंट और बैक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? No, कंप्लीट sir. No, sir. नहीं कर रहे हैं, क्योंकि Partial है। PHA-CH3 है, आगे H है, कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रहा है फ्रंट और बैक एक दूसरे को, तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा पार्शियली एक्लिप्स। ठीक है, ये तो आपका स्टेगर्ड हो गया, ये आपका फिर से पार्शियली एक्लिप्स्ड, और ये स्टेगर्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा पार्शियली एक्लिप्स्ड और इसमें स्टेगर्ड? सोच के स्टैगर देखो। का ज्यादा रहेगा सर। वेरी गुड, क्यों ज्यादा रहेगा? एनर्जी कम है। एक्सीलेंट। स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी एक्लिप्स से ज्यादा रहेगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों ना भी? हमारी बात समझ में? तो एक्लिप्स से ज्यादा स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी रहेगी। बेटा ड्रॉ कर लो।